नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सिंडिकेट बैंक की जो पीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, जिसकी 500 वैकेंसीज अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसकी आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है पूरी डिटेल अपन लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। 7 मेन पॉइंट्स के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट्स बताऊंगा, उसके बाद में वैकेंसी डिटेल बताऊंगा। वैकेंसी डिटेल के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ कन्फ्यूजन है लोन वगैरह के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, उस कन्फ्यूजन को भी अपन लोग दूर करेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे जो कि चेंज है, थोड़ा डेस्क्रिप्टिव इस बार ऐड किया गया है। उसके बाद में सारा डिटेल सिलेबस, जिसके अंदर डेस्क्रिप्टिव का भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रहा था लास्ट टाइम और क्या रह सकता है, वो सारी बातें करेंगे। और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारे साथ ज़्यादा जुड़ने के लिए आप लोग हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबा के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2 जनवरी को स्टार्ट होने वाले हैं। और ऑनलाइन पेमेंट जो भी रहेगा वो 2 जनवरी से आपका यहाँ पे 17 जनवरी तक रहेगा। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 जनवरी रहेगी फॉर्म फिलअप करने की। और उसके बाद में कॉल लेटर आपके 5 फरवरी के बाद में आएंगे। और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन ये एग्ज़ाम टेंटेटिव है, यानी कि हो भी सकता है। मैक्सिमम 99% चांसेस हो जाएगा, कोई 1% ही कोई रीज़न हो जाए तो इधर से उधर हो सकता है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो यहाँ पे दोस्तों 500 टोटल मिला के वैकेंसीज हैं। जो एज का जो फैक्टर है, ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए और 28 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बेंगलोर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसको मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। वहाँ पे आप लोगों को NEIPL के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, यहाँ पे 2 जगह पे इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं 2018-19 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे वो स्टूडेंट 500 स्टूडेंट है, जिसमें से अनरिजर्व 252, OBC 135, SC 75, ST 38 और टोटल मिला के 500 हो जाएंगे। इसके अलावा अदर वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए। 55% है जो PWD कैंडिडेट हैं या फिर SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए। पेमेंट जो रहेगा वो SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ रहेगा, बाकी सब कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 600 रुपीज़ रहेगा। चलिएगा, प्रोग्राम जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, इस प्रोग्राम की फ़ीस तो काफ़ी रहती है, लेकिन उस फीस के आप लोगों को पूरा रिफंड वगैरह पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे रहती हैं कि पूरा का पूरा आप लोगों को टाइम टू टाइम बैंक वापस कर देता है, अगर आप अच्छे से बैंक को सर्विस करते हो, अगर बैंक के अंदर अच्छे से जॉब करते हो। यहाँ पे देखो, बैंक आपको एक की बहुत ही कन्वीनियंट रेट के ऊपर 3.50 लाख का, यानी कि 3,50,000 रुपीज़ का यहाँ पे आप लोगों को लोन देगा। ठीक है, सारे टैक्स वगैरह सब मिला मिलू के ये सारा का सारा फीस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जब आप ट्रेनिंग का टाइम चलता है, ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों को भी मतलब स्टाइफंड भी मिलता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिकवर होती हैं। ठीक है, और लोन का जो ऑप्शन है वो 7 ईयर में आप लोग 84 किस्तों के अंदर लोन को वापस कर सकते हो, 84 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर लोन को वापस कर सकते हो। अब लोन का देखो बाकी डिटेल अगर मैं बात करता हूँ, तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड में चलोगे तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। उसके बाद में आने वाले 9 महीने तक मतलब 3,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद में जो 3 महीने आपको ट्रेनिंग चलेगी उसके अंदर आपको जो स्टाइफंड मिलेगा वो 15,000 रुपये मिलेगा। अब देखो, अब आपको तो देखो 9 महीने में 9 × 3 27,000 तो तभी वापस मिल गए 20 के अंदर ही। 15 × 3 45,000 ये वापस मिल गए। ठीक है, तो 3.50 में से ये तो आप लोगों को वापस मिल गए। इसके अलावा, ठीक है, द लॉयल्टी बोनस ऑफ 5 लाख शैल बी पेड टू द ऑफिसर एट द रेट ऑफ 1 लाख फॉर एवरी कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस आफ्टर 5 ईयर। यानी कि आपने जो 3.5 लाख रुपए दिए ना, ठीक है, ये आपको रिटर्न कैसे मिलेंगे? हर 5 साल के ऊपर आपको 1 लाख रुपए बैंक देगा। तो 5 साल में ब्याज के साथ आपको 3.5 लाख का 5 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। बैंक, अगर आप अच्छे से जॉब करते हो तो बैंक आपको पूरा पूरा पैसा वापस देता है, इंटरेस्ट के साथ वापस देता है। ठीक है, तो ये कोई भी डाउट नहीं रखना, बस 1 साल की ट्रेनिंग है, थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में दोबारा जाना पड़ेगा, लेकिन ये कोई भी कन्फ्यूजन अपने मन में मत रखना कि बैंक अपने को लोन दे रहा है। अगर आपको सर्विस करनी है तो एडमिशन ले लेना, अगर नहीं करनी है तो मत लेना। अच्छे से अगर अगर आप जॉब करोगे लाइफ टाइम, अच्छे से लॉयल्टी के साथ जॉब करोगे बैंक के साथ, तो पूरा का पूरा पैसा आपको बैंक रिफंड कर देगा।
अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। सेम टू सेम लास्ट टाइम वाला एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, और एवरी सेक्शन है वो 50-50 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन है 1 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कंपोजिट टाइम यानी मिला के पूरा का पूरा चारों सेक्शन का मिला के आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम आप लोग दे सकते हो। उसके बाद में एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसके अंदर एक ऐसे पूछा जाएगा, एक लेटर पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड टू एंड जब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तुरंत उसके बाद में आपका ये डेस्क्रिप्टिव भी वहीं पे हो जाएगा। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है सर ऑनलाइन मोड पे होता है ऑफलाइन, तो देखो मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे ही दोनों के दोनों टेस्ट होंगे, यानी कि आपको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन टाइपिंग की टेंशन लेनी रही है। अगर आपकी नॉर्मल स्पीड भी है तो आप आराम से लेसन लिख पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग के सिलेबस की, उसके बाद में डेस्क्रिप्टिव का भी मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पजल एंड टेबुलेशन से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वलिटीज से 5 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं। सिलोक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट सीरीज के 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ वीडियोज़ में ऑनलाइन क्लास के अलावा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करवा चुका हूँ। ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं बताऊंगा, हमारी एक ऑनलाइन कोचिंग है उसके बारे में बताऊंगा आने वाले टाइम में, वहाँ पे पूरा सिलेबस करवा रखा है हम लोगों ने। इसके बाद में पजल और टेबुलेशन के भी कुछ वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। इनइक्वलिटी का तो अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। कोडिंग डिकोडिंग का भी काफ़ी कुछ मौजूद है, लेटेस्ट पैटर्न नहीं है। ब्लड रिलेशन का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। सिलोक्स का अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के देखो यूट्यूब पे फ्रीली आप लोगों को जो हमारे चैनल में बेस्ट ट्रिक्स मिलेंगी विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर आप लोग निकाल पाओगे। तो देखो इनइक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और सिलोलिज्म, ये 4 टॉपिक तो हम आप लोगों को बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं, बेस्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात आती है सर हम रीजनिंग के सेक्शन को एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन हर कोई करना जानता है, लेकिन टाइम ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर 1 मिनट से अगर आप ज़्यादा ले रहे हो ना, तो आप उस टाइम पे अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट का टाइम है ना वो ले रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इनइक्वलिटीज एक ऐसा टॉपिक है जो आसान है और 1 मिनट में 5 मार्क्स लाए जा सकते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ लाए जा सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता है तो इनइक्वलिटीज़ का बैंकर्स पॉइंट का वीडियो देख लेना। विद इन 1 मिनट 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों को, विद इन 1 मिनट कोई भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। इसी तरीके कोडिंग डिकोडिंग की अच्छी हमने ट्रिक्स बताई है, सिलोक्स की भी अच्छी ट्रिक्स बताई है। बाकी सारे टॉपिक्स के लिए आपको ऑनलाइन क्लास के लिए आना पड़ेगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा, और बाकी आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे भी हमारे फ्रीली अवेलेबल है, जो लोग ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास के बारे में बताता हूँ। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस कराया हुआ है, पूरी डिटेल में कराया हुआ है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर ये जो वेबसाइट नीचे लिखी हुई है इसके ऊपर आप लोग जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चन करना है उसके बारे में मैक्सिमम पूरा सिलेबस वाइज बात करते हैं। तो अभी बैंक का भी चल रहा है, एसएससी का भी चल रहा है, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम 2 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस 2 क्वेश्चन, मिक्सड एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सडन इंसिडेंस, ये सारे मिला के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ जाते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बताता हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो पूरा डिटेल के अंदर तो हमने यूट्यूब पे नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू कैलकुलेट फास्ट इन डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हो। तो एक वीडियो वो जरूर से देख लेना। नंबर सीरीज का 100% मटेरियल बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। सिंपलिफिकेशन का है 100% बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी 100% बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो ये 3 टॉपिक हमने एकदम से फ्री आपके लिए यूट्यूब के ऊपर रखे हैं, तो वहाँ पे जाइए, उसको देखिए और अच्छे से उसको समझिए ताकि आपके 15 नंबर विद इन टाइम लिमिट में। वही मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टाइम 4-5 मिनट लगा देते हो 5 क्वेश्चन में, तो कोई फायदा ही नहीं है। 2 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन निकलने चाहिए ताकि आपको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर टाइम मिले। आसान टॉपिक्स को कम टाइम लिमिट के अंदर करिए ताकि बाकी टॉपिक्स के लिए आपको टाइम मिले। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं आप कर नहीं सकते हो, आराम से कर सकते हो। एक बार वीडियो देख के देखना, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, फिर और भी कुछ उसके ट्रिक्स और निकालेंगे। बाकी बेस्ट ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है।
ठीक है। बाकी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ऑनलाइन क्लास वालों को मैं काफ़ी सारा सिलेबस पूरा का पूरा इसके ऊपर करा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा हो गया यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस में। अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस के हमने काफ़ी सारे कैप्सूल निकाले थे, लास्ट टाइम सिंडिकेट का कैप्सूल निकाला था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक लिमिटेड कैप्सूल में से आ गए थे। तो मैं आप यहाँ पे आप लोगों को प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मैं कैप्सूल यहाँ पे सिंडिकेट बैंक का बनाऊंगा, क्लर्क का नहीं बन पाएगा, लेकिन सिंडिकेट बैंक का 101% मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ आपको कैप्सूल वीडियो मिलेगा, PDF भी यहाँ पे मिलेगी। तो आपको करंट अफेयर के लिए और एंड टाइम के लिए टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी कैप्सूल हम सिर्फ 15 दिन पहले रिलीज करते हैं, उससे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता रहे कि जनरल अवेयरनेस में करना क्या है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस को आप लोगों को एक वेपन की तरह, एक अपने हथियार की तरह काम में लेना पड़ेगा एग्जाम के। क्योंकि जनरल अवेयरनेस टाइम तो कंज्यूमिंग है ही नहीं, क्वेश्चन आता है तो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे, 40-50 के 50, नहीं आते तो फिर 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमें पढ़ना क्या है सर, एग्जैक्टली पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। तो जीके तो बहुत बड़ा था, भंडार है पूरा का पूरा, क्या पढ़ोगे, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। बैंकिंग की जो न्यूज़ होती है उससे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई भी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको छोड़नी नहीं है। करंट अफेयर अवेयरनेस भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे बैंकिंग का मतलब फाइनेंस वगैरह सारे आ गए, बैंक रिलेटेड करंट अफेयरनेस का मतलब बैंक भी आ गया। तो देखो 8 से 10 क्वेश्चन इसी सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। न्यू अपॉइंटमेंट नेशनल इंटरनेशनल एंड बैंक के न्यू अपॉइंटमेंट भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, समिट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, वो भी आप लोगों को, जैसे ब्रिक्स की कोई मीटिंग हो गई, सार्क की कोई मीटिंग हो गई, कोई समिट हो गया, कोई दिल्ली में हुआ, कोई या फिर इंडिया से बाहर हुआ, तो जहाँ पे भी हो रहे हैं जो फेमस है न्यूज़ में आ रहे हैं वो आप लोगों को पढ़ के जाने, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी बिजनेस न्यूज़ का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी ने किसी को खरीद लिया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को खरीद लिया था, तो ये एक इकोनॉमी और बिजनेस की न्यूज़ हो गई कि किस तरीके से इकोनॉमी और बिजनेस में बड़ी कंपनियां क्या अगर न्यूज़ में चल रही हैं, तो वो आप लोग को ध्यान में रखें। स्पोर्ट्स में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अवार्ड्स इन ऑनर, किसी को अवार्ड मिलते हैं, ऑनर्स मिलते हैं, एक इसके अंदर ध्यान रख लेना, नोबेल प्राइजेज आप लोगों को जरूर से याद करके जाने हैं, पिछले साल के भी और इस साल के भी, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी आप लोग डरो नहीं और आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो किसी बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या फिर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ पूछ लेगा। हेडक्वार्टर्स जरूर से याद करने हैं। डेज, एग्जाम के 3 महीने पहले और एग्जाम के 3 महीने बाद के जो भी दिन हैं वहाँ पे जो फेमस दिन है जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कोई भी दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, कोई भी दिवस हो गया, या फिर कोई डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल दिया। टीचर्स डे आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लोग समझते हो, हर कोई समझता है टीचर्स डे क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने टीचर्स डे का दिया है। तो इसी तरीके से आने वाले, मतलब जैसे 3 महीने पहले का और 3 महीने आगे में कोई दिन स्पेसिफाइड किसी के लिए रखा गया है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें मिसलिनियस कंट्री और करेंसी, अब देखो करेंसी और कैपिटल कंट्रीज़ की, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि सर कैसे याद करें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कितनी करेंसी है, कितनी कैपिटल है। एग्ज़ाम से 3 महीने पहले जो भी 20 से 30 कंट्रीज़ न्यूज़ में चल रही हैं उनके कैपिटल और करेंसी याद कर जाओ, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। सीएम और गवर्नर में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, नए सीएम, जैसे अभी चुनाव हुए थे, गुजरात के अंदर हुए थे, हिमाचल में होते, वहाँ पे सीएम कौन बना, गवर्नर अगर कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो वो वहाँ पे कौन बने, हेडक्वार्टर्स मैंने पहले बता दिया, डे, डांसेस, डैम्स और पावर प्लांट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। बुक एंड एथर में से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। बुक, अब पता नहीं कितनी सारी बुक्स लिखी जाती है, लेकिन जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उन्हीं के बुक्स, या तो जैसे मान लीजिए कोई फेमस पर्सनैलिटी वहाँ पे चले गए कि वहाँ पे चले गए उद्घाटन के लिए बुक का, तो वो बुक थोड़ी न्यूज़ में बन गई, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर वो लिखी गई है, किसी एक्टर पे लिखी गई है, किसी फेमस पॉलिटिशियन पे लिखी गई है, क्या फिर किसी फेमस मुद्दे पे लिखी गई है, तो वो बुक और उसका उत्तर आप लोग को याद करना है। गवर्नमेंट एक स्कीम में से 2 क्वेश्चन जरूर से आते हैं, अच्छे से देख के जाना है। समिट ऑपरेशन कमेटीज़ 3 से 5 क्वेश्चन, जैसे कोई भी कमेटी, जस्टिस लोधा कमेटी जैसे काफ़ी फेमस हुई थी पिछले दिनों में, तो ये कमेटी बनी थी, किसके लिए बनी थी, इसको हेड कौन कर रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर।
जीडीपी प्रेडिक्शन, कुछ संस्थान हैं जैसे फॉर्च्यून मैगजीन हो गया, फोर्ब्स हो गया, ये सारे जीडीपी प्रेडिक्शन करते हैं अलग अलग देशों की। तो अपने इंडिया की क्या प्रेडिक्शन है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अलग अलग इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। पुअरिटी में इंडिया का क्या इंडेक्स है, क्या रैंक है, ठीक है। तो वो अलग अलग रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर इंडिया की क्या रैंक है और टॉप पे कौन है, दो चीज़ ये आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। तो वो यहाँ पे से आपका हो जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस में से न्यूज़ पूछी जाती है। आर्मी की कोई न्यूज़ हो गई, नासा की कोई न्यूज़ हो गई, इसरो की कोई न्यूज़ होगी, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया, उनसे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को 16 पॉइंट बना दिए। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पेपर घूमेगा। जब आप जाके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार एक्चुअली में इसी में से 50 में से 30-35 क्वेश्चन तो ये जो सामने स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं इन्हीं में से पूछे जाती हैं, वो भी 3 महीने की ही पूछी जाती हैं मैक्सिमम। तो आपको 50 में से 50 तो लेके नहीं आने, ठीक है। 30-35 नंबर अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है जनरल अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं ये नहीं बोल रहा बाकी चीज़ मत पढ़ो, सबसे पहले ये जो आपके स्क्रीन पे जो टारगेट दिख रहा है वो टारगेट करो, ये आपको आना ही आना चाहिए। इसके बाद में बाकी चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़िए। और लास्ट के अंदर जब 15 दिन बचेंगे या फिर 10 दिन एग्जाम के बचेंगे उस टाइम पे हमारा जो कैप्सूल हम निकालेंगे ज़्यादा जाते वो पढ़ जाइए, तो 5-6 क्वेश्चन का बूस्टअप वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हालांकि कैप्सूल में से हमारे 25-25, 30-30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं करते, हाईली रिकमेंड नहीं करते कि सिर्फ यही पढ़ो। हम बोलते पहले अपने हिसाब से तैयारी करो, हम आपको एक बूस्टअप देंगे। मैं उसको कैप्सूल भी नहीं बोलता, मैं उसको बूस्टर बोलता हूँ कि एग्जाम में जाते जाते आपको 5-10 क्वेश्चन का ऐसा बूस्टर मिल जाए कि आप लोगों को एग्जाम में जाने के बाद एक लिमिटेड मटेरियल के अंदर 5-10 नंबर का बूस्टर मिल जाए। तो जो बच्चे 2-4-5 नंबर से रहते हैं वो उनको निकाल ले जाते हैं, वो मार्क्स सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर ले आते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इंग्लिश का मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रीडिंग कंपेरिजन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट का बड़ा ही पैटर्न चल रहा है। और पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, ये पिछले साल का है या एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो इंग्लिश का पूछा है था, लेकिन मैं बताता हूँ ग्रामर का पोर्शन हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है और फ्रेज रिप्लेसमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फ्रेज रिप्लेसमेंट और ग्रामर्स के कुछ फिक्स रूल है वो याद करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारा पेपर आपका क्लियर करवा देगा और एटलीस्ट कट ऑफ तक आप लोगों को ले जाएगा जिनकी बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश। दूसरा, आप लोग वोकेब के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वोकेब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। वोकेब और ग्रामर दो चीज़ों पे फोकस कर लो बस, रीडिंग कंपैरिजन वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकेब याद करो, 700-800 जो हाईली मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है या फिर जो हाईली यूज़ करता है एग्जामिनर बार बार के अंदर, या फिर जो जनरली आजकल जो वर्ड चल रहे हैं उसको याद कीजिए। और ग्रामर के अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, इनका पिछले 5-10 सालों के सारी पेपर वेपर निकाल लो तो आपका एकदम से एक बार माइंड सेटअप हो जाएगा कि किस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना है। बाकी जिन लोगों का शुरू से अंग्रेजी बैकग्राउंड नहीं है उनको बड़ी दिक्कत आएंगी। तो मैं ये दो चीज़ें जो बोल रहा हूँ, ग्रामर, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बैंक एग्जाम के अंदर, पहले कम रहता, तो ग्रामर पे फोकस कीजिए और थोड़ा सा वोकैब पे भी फोकस करके चलिए, तो आपकी धीरे धीरे अंग्रेजी सुधरने लग जाएगी। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों को डेस्क्रिप्टिव का कैप्सूल दूंगा जिसको अपन बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव कैप्सूल, ठीक है। उससे मैं आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग सिखाऊंगा। एक कैप्सूल के तौर पे कुछ करंट के टॉपिक उठा के अपन लोग पढ़ेंगे। 50 मार्क्स का आता है, 30 मिनट मिलते हैं। लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से अगर होगा एग्जाम के अंदर तो पहली बार वाला डेस्क्रिप्ट तो 30 मार्क्स का ये होगा, 20 मार्क्स का ये होगा। और मैक्सिमम 150 से 200 वर्ड के अंदर ये लिखना आएगा और 150 से 250 के बीच के अंदर ये ऐसे राइटिंग वर्ड्स के अंदर लिखनी आएगी। और वहाँ पे आपको वर्ड की काउंटिंग वहाँ पे ऑनलाइन दिखती भी रहेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लेटर क्या पूछता है, ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखो, यानी कि जो बैंक का ब्रांच मैनेजर है कि हमने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए थे लेकिन ये स्टिल हमारे अकाउंट के अंदर जमा नहीं हुए हैं। एडिटर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर इम्पैक्टिंग और इरिलेवेंट न्यूज़ थ्रू द सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप कोई भी न्यूज़ एडिटर को लिख सकते हो। राइट ए लेटर टू योर सिबलिंग गिविंग देम एडवाइस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, यानी कि कुछ अपने रिलेटिव्स को भी फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके के वो लेटर होते हैं। सारी मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, एक कैप्सूल डालूंगा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, अभी याद रख लेना, ध्यान से सुन लेना। न्यूज़पेपर एडिटर को तो लेटर लिखना ही लिखना 101% आएगा ही आएगा। मैंने पहले भी बहुत सारी एग्जाम्स के बारे में बोला था, हर एग्जाम में आता है न्यूज़पेपर एडिटर को। तो इसका फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा जब डिस्क्रिप्टिव का कैप्सूल यहाँ पे रिलीज होगा उस टाइम पे,
ठीक है। और ऐसे राइटिंग के अंदर कोई करंट टॉपिक भी उठा सकता है, कोई पुराना टॉपिक भी उठा सकता है। तो ऐसे राइटिंग में आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे ही लेटर राइटिंग में भी ऑप्शंस मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटर में तो फिक्स करके जाओ कि मेरे को न्यूज एडिटर वाला ही लिखना है और उसको अच्छे से तैयार करके चले जाओ, बस बात खत्म। 20 नंबर तो यहीं पर आपके फिक्स हो जाते हैं। ऐसे के अंदर कुछ लिख दोगे तो 8-10 नंबर आ ही जाएंगे, और 15 नंबर वहाँ ले जाते तो आपके 25 नंबर 26 नंबर आराम से हो जाते हैं। 50 में तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी की आपके सामने है कट ऑफ। ओवरऑल में बताता हूँ 103 नंबर रही थी, और 89 के आसपास आपकी एससी कैटेगरी की रही थी, एसटी कैटेगरी 76.75, और आपकी ओबीसी की 100 मार्क्स रही थी। ठीक है, तो आपको टारगेट इस बार करके चलना है 110 से लेके 120 मार्क्स के बीच के अंदर, ताकि आप लोगों का कंफर्म एकदम से हो जाए। कैसे आप लोगों को तैयारी, देखो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया जीके की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मैंने बताया आपको अंग्रेजी के लिए ग्रामर और आपका वो के प्लान होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स के अंदर मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अपडेट और से लेना, जीके वगैरह से अपडेट रहो। जो नया कोई अगर बीच में कोई एग्जाम होता है तो उसमें देखो कुछ नया पैटर्न का तो नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप लोग पहले से तैयार रहो। टॉपिक वाइज स्टडी करो। सबसे पहले एक बार टॉपिक वाइज पूरा का पूरा तैयार करो। जैसे जैसे मैंने टॉपिक बताया ना सारे सब्जेक्ट में, वैसे वैसे टॉपिक वाइज पूरा का पूरा तैयार करते जाइए, आपका हो जाएगा आराम से सिलेबस कंप्लीट। जीके को मैंने पहले बता चुका है, एक वेपन, एक हथियार के रूप में आप लोगों को काम में लेना है, क्योंकि जीके अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर दिया ना, वहाँ पे फिर आपको मैथ रीजनिंग में अगर 10% ऊपर नीचे हो भी गया, अंग्रेजी में 10% ऊपर नीचे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीके निकाल लेकर जाएगा आप लोगों को। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए एग्जाम के अंदर भी और पढ़ाई के टाइम पे भी, कितनी देर किस चीज़ को हमें पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ट्रायल विद मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल किया करो, रियल एग्जाम में ट्रायल नहीं करना है कि भाई इस बार तो मैं मैथ्स पहले करूंगा, हर बार मैं रीजनिंग करता था, नहीं, मेन एग्जाम में नहीं, मॉक टेस्ट में करके देखो। कभी मैथ्स पहले करो, कभी रीजनिंग करो, कभी जीके करो, जो मन आता है वो करो मॉक टेस्ट के अंदर, और उसके अंदर देखो कि कौन से टाइप के अंदर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है, तो उसी तरीके से फिर आप लोग मेन एग्जाम के अंदर करो। लेकिन ट्रायल मॉक टेस्ट के साथ करो, रियल एग्जाम के साथ नहीं करना है। मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल कर सकते हो और उसके प्रैक्टिस भी आप लोगों की बनेगी। रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए, 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ का एक रिवीजन प्लान भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लोग टाइम पे रिवीजन कर पाएँ। परफॉर्म लाइक ए हीरो, मतलब एक बात तो दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि इतनी भीड़ आ गई है, 500 वैकेंसी है, मेरा तो होगा ही नहीं, इतना सिलेबस है, कैसे करूँगा 2 महीने में। सब होता है। बैंक एग्जाम इज़ द ईजिएस्ट एग्जाम। मतलब करंट में थोड़ा सा तो सिलेबस है, आराम से सीखा जा सकता है। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कर लोगे ना, थोड़ी सी, जैसे इनइक्वलिटी का टॉपिक था, कितना हार्ड लगता था सारे बच्चों को, हमने इतना इजी करके उसको इंटरनेट पे डाल दिया। आज 6 से 7 लाख लोगों ने उसको देख लिया है लगभग। एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने लास्ट टाइम 5.5 लाख देखा था। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक कर लिया है। तो काफ़ी मतलब इतना ईजी उसको कर दिया कि आप लोग आराम से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा उस वीडियो को देखने से आप लोगों में, कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म लाइक एक हीरो, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है नहीं होगा, बिल्कुल आपको अपनी प्लानिंग करनी है और अपना काम करते हुए जाना है। रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे, बाकी बहुत सारी वैकेंसी आती है, यही एक वैकेंसी थोड़ी है। लेकिन तैयारी अपने को प्रॉपर लेके चलनी है। प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। देखो मैं तो पहले बोलता हूँ कि मार्केट में कोई बीमारी चल रही है, एग्जाम आ रही है, तो पहले दवाई ले लो उसकी। सिंपल सी बात है, हमें बीमार होना ही नहीं है एग्जाम टाइम के अंदर, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। अगर एग्जाम हमें क्रैक करना है तो हमें बीमार नहीं होना है, एकदम हमारी हेल्थ सही होनी चाहिए, हमारा शरीर हमारे पढ़ाई के अंदर साथ देना चाहिए। इसलिए आप लोगों की प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, उल्टा आपको नुकसान होता है। की पॉइंट्स में बता देता हूँ। मॉक टेस्ट आपको अपने ही तरीके के अंदर एग्जाम में हेल्प करेंगे, हम नहीं बता सकते मॉक टेस्ट कैसे। मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल कीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को मॉक टेस्ट हेल्प करेगा, और आपको पेपर एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग पहले करनी है, मैथ्स करनी है, क्या करनी है, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। एवरी मॉक टेस्ट को आप रियल एग्जाम की तरह लो। ऐसे नहीं है कि बस हाँ बस आज देना है, बीच में बंद कर दिया, आधा पेपर सुबह दिया, फिर रिज्यूम करके शाम को दे रहे हैं, वो नहीं करना है। डोंट टेक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग टेस्ट, यानी कुछ लोग रूल बना लेते हैं कि हर 7 दिन में एक टेस्ट देना है और फिर वो बस देना है, हमें नहीं। उसके लिए प्रॉपर तैयारी करो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, प्रॉपर अपने थॉट के रियल एग्जाम की तरफ से दो। ठीक है, और एनालाइज ज़रूर करना है टेस्ट को, ताकि आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ, आपकी किस में आप मजबूत हो और कहाँ पे आप कमज़ोर हो, वो आप लोगों को पता चले। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करो, स्ट्रेंथ को काम में लो, वीकनेस को, और वीकनेस मत रहने दो, स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो। लेकिन जैसे देखो 2 घंटे का पेपर होता है, अब 2 घंटे के पेपर में सबसे पहले जहाँ आप मजबूत हो उस सेक्शन पे काम करो, और जहाँ आप कमज़ोर हो वहाँ काम मत करो। ठीक है, तो उसके बाद में टाइम बच जाता है तो हम वीकर वाले सेक्शन पे भी जाएंगे, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है तो आपको कैसे पता रहेगा कि सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में क्या अटेम्प्ट करना है, आपको पता ही नहीं रहेगा कुछ। ठीक है,
अगर आपने मॉक टेस्ट 5-10 दे लिया, ट्राई कर लिया, तो आपको पता रहेगा कि यार इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। सबसे पहले तो मैं ये टॉपिक करूंगा, उसके बाद में जैसे इनइक्वालिटी में सबसे पहले करूंगा, फिर मैं सिलोजिज्म करूंगा, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग करूंगा। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं आराम से कर लूंगा। आपको पता होना चाहिए यार वो ब्लड रिलेशन वाली पजल आती है, मेरे से तो बनती नहीं है, बड़ा टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो मैं जैसे ही एग्जाम में देखूंगा, अगर उसके अंदर फंस गया तो फंस गया वहीं पे। अगर आपको पता है कि आप ये कम इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो आप उसको छेड़ो ही मत उस टाइम पे। आप उसको पहले आपके जो टॉपिक आपको आते हैं उसको करिए, उसके बाद में उसको करिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट केप्ट रिपीटिंग देम, यानी मिस्टेक से सीखो। मॉक टेस्ट में कभी खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक्स किए उनको देखो और उनसे फिर सीखने की कोशिश करो, और उनको रिपीट नहीं करना है। फिर एक बार मिस्टेक कर दी, उसको एकदम जल्दी से सुधार लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग ओली बोर्ड को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जीके और इंग्लिश के जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है उसका कैप्सूल में जल्दी ही वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप और कुछ हमें वीडियोज़ के अंदर नेक्स्ट वीडियोज़ में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।